नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान की समसामयिक भाग पढ़ रहे हैं और उसमें जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हमारी 8वीं कक्षा होगी, क्लास संख्या 8। ठीक है। और आज 8वीं क्लास है। पहले 7 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जिसमें मैंने जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट, फरवरी कंप्लीट, मार्च कंप्लीट किया और एक क्लास हमने स्पोर्ट्स की अलग से ली है, एक क्लास हमने फ्लैगशिप योजनाओं की ली है, एक हमने सारी योजनाओं की ली है, एक हमने एजुकेशन से रिलेटेड योजनाएं ली है। तो ऐसे करके टोटल 7 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज 8वीं कक्षा। आज इस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं अप्रैल पूरे का करंट अफेयर्स, अप्रैल 2025 का। ठीक है। और इसमें अप्रैल की मोटी मोटी जो खबरें हैं, जो अखबार में सूजस वगैरह में कवर हुई है, उस पर हम बात करेंगे। हाँ, इस बार थोड़ी 2 दिन लेट हो गया कुछ कारणों से। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 6 से 7 दिन बाद होगी और उसमें मैं क्या करूँगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों का एक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 4 माह का करंट अफेयर है वो पूछा जाएगा और हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे उसका। ठीक है। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक, अभी तक हमने जो 7 कक्षाएं ली, आप यूँ समझ लीजिए 8वीं कक्षा ये, इन सभी 8 कक्षाओं का एक मूल्यांकन करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सहारे हम एक बार सॉल्यूशन करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि इस भाग से कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है। तो 8 कक्षाओं का जो अभ्यास है ये हम करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास लेने का मैं प्रयास करूँगा। आज 8 तारीख है, तो 15 तारीख को, ठीक है, 15 या 16 तारीख को, तो 15 या 16 मई को जो आपकी अगली क्लास होगी और नेक्स्ट, और इसमें हम बात करेंगे, अभी तक हमने जो 8 कक्षाएं ली है, इन 8 कक्षाओं का एक अभ्यास करेंगे। तो इससे बाहर भी कोई प्रश्न जा सकता है, ऐसा नहीं कि 8 कक्षाओं से ही पूछा जाएगा। कोई ऐसी बातें जो हमने नहीं पढ़ी है और महत्वपूर्ण थी, तो उनको भी हम प्रश्नों में शामिल कर लेंगे और हम उसको समझेंगे, कोशिश करेंगे 101 प्रश्न बढ़िया बना के उसका एक अभ्यास कर लिया जाए। ठीक है। ये सारी कक्षाओं का YouTube के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई, आप उसमें से जाके उसको देख सकते हैं, सभी 8 कक्षाएं। और इनकी जो PDF है वो मेरे चैनल पर है, डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित नाम से है। 1,21,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है। संख्या इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा है, क्योंकि मेरे नाम से कई सारे और चैनल भी बने हुए हैं। ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स इधर उधर देखना नहीं पड़े। ठीक है। तो अभी आप इसको सुनोगे और अच्छे से समझोगे, और जैसी क्लास हो जाती है तो उसके बाद में इसको शॉर्ट में नोट भी कर लेना है। स्टार्टिंग में नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि क्या बातें हमें लिखनी होती है और किस तरह से उसको लिखना होता है, ताकि आगे भी आपको दिक्कत नहीं हो और रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है। तो हम बात को शुरू कर रहे हैं अभी यहाँ से। ठीक है। 47वीं 47th जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई। इसका आयोजन हुआ लखनऊ के अंदर। कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में हुआ है। 26 से लेकर 30 मार्च को हुआ है और इसमें राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है। राजस्थान की जो ये टीम गेम है, इसमें आपके एक खिलाड़ी नहीं होता, पूरी टीम हिस्सा लेती है। और राजस्थान महाराष्ट्र के साथ में ब्रॉन्ज मेडल शेयर कर रहा है। स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश ने जीता और राजस्थान की टीम में कुल 11 खिलाड़ी जयपुर से थे और इसकी कप्तान जो है वो आरती को बनाया गया था। तो ये खबर अखबार में थी, 2 अप्रैल सीकर भास्कर में थी। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें ये जो मैंने अंडरलाइन किए ये पॉइंट्स लिख लो, बस इतने, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं। अखबार खबर आपको शायद नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने इसी को शॉर्ट करके यहाँ डाला है। और अखबार की न्यूज़ भी पढ़ना चाहो तो टेलीग्राम पे जब PPT डालेंगे इसको, तो आप उसको जूम करके आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ से अखबार नहीं दिखेगा आपको, टेलीग्राम से आप उस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है। ये PPT में बाकी देखो, मैं मेरी पढ़ाने की शैली में PPT ऐसा है नहीं। जैसे आप मेरी इतिहास की कक्षाएं देखोगे, ज्योग्राफी देखोगे या इकोनॉमिक्स देखोगे, मैं PPT कभी नहीं लिया था। लेकिन करंट ऐसा पोर्शन है जिसमें हम
अगर ये पीपीटी नहीं लाते हैं तो यही कक्षा 10 कक्षा जैसी हो जाती है। फिर समझो, लिखो, फिर क्या है कि आपका टाइम बहुत खराब होता है। नहीं तो क्या होगा कि अब चूंकि जैसे हिस्ट्री वगैरह है तो उसमें टाइम स्पेंड करते हो आप तो दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इतिहास आपका कई महीनों तक, कई सालों तक आगे काम भी देता है। अगर पीपीटी से हिस्ट्री को करते हैं तो 100 क्लासें पूरी हो जाती है। अगर उसको समझा के लिखवाते हैं तो वही 800 से 900 क्लासें लगती है, जैसा मैंने किया है। तो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में जब 700-800 क्लासें हुई तो बच्चों ने कहा कि सर ज़्यादा हो गई, तो वो समझा के लिखवाया है तो ज़्यादा हो गया। फिर मैंने नोट्स की व्यवस्था कर दी, तो ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो गया। इसके साथ अपन वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक समय के बाद में इररिलेवेंट हो जाता है। अब 2026 में जब हम आएंगे तो ये 25 का करंट कोई काम का नहीं, भले सारे वीडियोज रिलेट कर दो, तो फिर उसके ऊपर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। इसमें ठीक है, शॉर्ट में आप नोट कर लो ताकि आपको 1-2 साल तक काम दे देता है, आपकी नौकरी लग जाती है। इसलिए हम इसको समझ के, लिख के फालतू कक्षाएं बढ़ाना नहीं चाहते। हम केवल मोटे मोटे पॉइंट्स पे बात करते हैं, और मुझे लगता है कि जैसे परीक्षा में 10 एक सवाल आएंगे तो 6-7 आराम से आ जाएंगे। थोड़ा आप एक मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये पूनम कंवर है, ये पर्वत आरोही है, ठीक है। पर्वत आरोही का काम होता है माउंटेनियरिंग करना और पर्वतों पे चढ़ना। कुछ समय पहले भी इनकी न्यूज आई थी जब इन्होंने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो, उसके ऊपर भारत का झंडा लहराया था, ऊपर चढ़े थे। और अभी ये वापस चर्चा में कब आए, जब ये आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में है, ये आरपीएफ में जवान है। अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, माउंट कियोस्को भी बोलते हैं और कोजियस्को भी बोलते हैं, ठीक है। माउंट कियोस्को भी कहते हैं उसको, जो कि 7,310 फीट ऊंची है। तो उसके ऊपर इन्होंने तिरंगा फहराया। तो अब ये यूरोप के सबसे ऊंची चोटी जो है एल्ब्रूस, उस पे जाने का प्रयास करेंगे। सीकर की है और नीमका थाना ये, और माउंटेनियरिंग का काम करती है। तो पूनम कंवर का पूछा जा सकता है। पूनम कंवर ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कियोस्को या कोजिस्को, ये थोड़ा इंग्लिश में जब हिंदी अपन कन्वर्ट करते हैं तो ये अज हो जाता है, ठीक है। इन्होंने ये याद किया। पूनम 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराना चाहती है। अगला इनका जो टारगेट है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस पर्वत के ऊपर है, ठीक है। और ये अफ्रीका के आपके जो किलिमंजारो चोटी है उस पर भी थोड़े समय पहले फतेह कर चुकी है, तो उनका टारगेट ये है। तो पूनम कंवर पर्वत आरोही है, हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पे तिरंगा फहराया। इतनी सी बात याद रखनी है। कब फहराया ये तिथि याद रखने की हमें जरूरत नहीं रहती, ठीक है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड, यह यूं कहिए कि प्रेम मोहब्बत का और ये ऐसे समझ लीजिए कि कला का बढ़िया पुरस्कार है। और यह स्वरसुधा और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट का पुरस्कार है, और इस साल इसको पार्श्व गायक रूप कुमार राठौड़ को दिया गया, ठीक है। तो ये जो कला की शैलियाँ हैं उस पर दिया जाता है। 1 लाख रुपए नकद राशि दी गई, शॉल, श्रीफल, ट्रॉफी, ये याद रखने की जरूरत नहीं होती इसमें। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है वो पुरस्कार कौन देता है और इस साल का इसको किसको दिया गया। तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की तरफ से, जोधपुर की तरफ से, मेहरानगढ़ किले की तरफ से, और स्वरसुधा की तरफ से दिया जाता है। रूप कुमार राठौड़ जो कि आपको पता है कि गाय कलाकार है, इनको दिया गया, ठीक है। सरस लाडो मायरा योजना, तो ये राजस्थान सरकार की योजना, इसमें 1.5 लाख किसानों की बेटियों को मायरा गवर्नमेंट भरेगी, 21,000 रुपये मायरे के रूप में दिए जाएंगे। हालांकि ये राशि बहुत छोटी है। हाल ही में अभी नागौर में 2-3 मायरे मैंने सुने थे जिसमें 21 करोड़ का, 51 करोड़ के इन मायरे भरे गए। ठीक है, इतने तो नहीं है, लेकिन हाँ, कोई गरीब किसान व्यक्ति है जिसको मायरा भरना होता है, क्योंकि एक माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी बेटी का मायरा वो भरे। सब माता पिता की एक हार्दिक इच्छा होती है, लेकिन कई बार पूत कपूत निकल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो मायरा भर नहीं पाते, क्योंकि माता पिता तो थक जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, और पूत अगर कपूत निकल जाते हैं तो उनके पास में इनकम का कोई माँ बाप के पास सोर्स नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो पूत पे इन्वेस्ट कर दिया, वो वेस्ट कर दिया उन्होंने। तो फिर ऐसी स्थिति में माँ बाप चाह के भी मायरा अपनी बेटी का नहीं भर पाते।
तो इस स्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे गरीब लोगों के लिए या जो पिछड़ा व्यक्ति है उसके लिए मायरे की व्यवस्था करती है। और इस व्यवस्था के अंदर यही किया जाएगा। 5 अप्रैल 2025 को ये योजना शुरू होती है, अभी की गई है। और जयपुर डेयरी बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का मायरा भरेगी और 1.5 लाख किसानों को फ़ायदा मिलेगा। लगभग 1.5 लाख किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और 21,000 रुपये का मायरा गवर्नमेंट देगी। कितने लोगों को, किसानों को फ़ायदा मिलेगा? 1.5 लाख किसानों को। ठीक है। तो ये सरस लाडो, ये पैसे कौन देगा? ये जयपुर डेयरी के द्वारा पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि डेयरी को जो दूध मिलता है किसानों से मिलता है, इसलिए इसका नाम सरस लाडो मायरा योजना नाम दिया गया। ये जयपुर डेयरी की बड़ी सौगात है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ऐसे नाम जनरली केंद्र सरकार के होते हैं और ये नाम भी मोदी जी का दिया हुआ नाम है। और ये वाइब्रेंट विलेजेस का मतलब, वाइब्रेंट का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप कह सकते हो कि जीवंतता कह सकते हो, जो निरंतर गतिशील रहता रहे और विविध आयामी विकास हो उसमें। यह जो सीमावर्ती राज्य है, जैसे राजस्थान हो गया, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, जो फ्रंटियर स्टेट है, फ्रंटियर स्टेट का मतलब हो गया जो सीमाओं पे अवस्थित है, उन स्टेट्स के क्षेत्रों में आपके विकास का कार्य करवाना। उनके जो गांव हैं उनको 2024-25 से लेकर और 29 तक आपके वीवीपी सेकंड के तहत उनका विकास करना है। वीवीपी मतलब वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। यह पहले केंद्र सरकार में ही थी केवल, अब इसको भजनलाल सरकार ने राजस्थान में भी इसको लागू करवाने का काम किया है। ये 28-29 तक काम करेगी। 6839 करोड़ का बजट है इसके पास में। और यह योजना सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत भूमि सीमाओं के लिए विकसित भारत @ 2047 के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती, समर्थन करती है। इसमें हमारा राजस्थान भी शामिल है, ये क्योंकि राजस्थान भी सीमावर्ती एरिया है। ठीक है। और सीमावर्ती क्षेत्रों में के गांव जो है उनको विकसित किया जाएगा, सीधी सी बात है। मुख्य उद्देश्य होता है कि सीमावर्ती क्षेत्र जो होते हैं वो राजधानी से दूरस्थ क्षेत्र माने जाते हैं। विकास की धारा वहाँ पहुंची भी नहीं होती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी होती है, चाहे सड़कें हों, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मेडिकल सुविधाएं हों, चाहे वो आपके एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, बहुत कम होती है वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में सीमाएं आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण होती है। युद्ध जैसे हालातों में सीमाओं का बहुत महत्व होता है। तो इस योजना के बहाने उन क्षेत्रों को अगर डेवलप कर लिया जाए तो वो क्षेत्र विकास से लाभान्वित हो जाएंगे, उनका विकास हो जाएगा और वो पिछड़े भी नहीं रहेंगे और युद्ध जैसी स्थितियों में उनका उपयोग भी हो जाएगा। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। रणनीतिक सीमावर्ती गांव में बेहतर जीवन स्थितियाँ होगी। रणनीतिक सीमावर्ती मतलब स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण जो है वो लोकेशन है ये। निवासियों को आजीविका के अवसर भी मिल जाएंगे। समृद्ध और सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी आपकी सुरक्षित हो जाएगी। मैंने कहा जैसे अभी जैसे युद्ध की हालात बने हुए भारत पाकिस्तान के बीच में चल भी रहा है। तो कल मैं बॉर्डर साइड गया था, उधर कोई कार्यक्रम में गया तो मैंने देखा वहाँ पे बीआरओ ने शानदार सड़कें बना रखी है। तो आज मान लो इस भारत पाकिस्तान का जो ये हमारा जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर है, यहाँ पे अगर अटैक होता है, आर्मी को मूवमेंट करना हो तो अगर इतनी अच्छी सड़कें होगी तो बड़े आराम से वो कर सकते हैं। अगर ये क्षेत्र विकसित नहीं हुए तो उसका लॉस भी हमें होता है। संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा पार अपराध को भी अपन नियंत्रित कर सकते हैं। सीमावर्ती आबादी को राष्ट्रीय मुख्य धारा के साथ एकीकृत करना, मैंने कहा ना, क्योंकि जो सीमावर्ती इलाके होते हैं वो राजधानियों से, शहरों से बेहद दूर होते हैं। ऐसी स्थिति में विकास से वंचित रहे हुए होते हैं, तो उनको है वो मुख्य धारा से जोड़ना। और क्योंकि जो ग्रामीण को है वो आंख और कान के रूप में सेवा करने में सक्षम होते हैं, ये क्षेत्र अगर विकसित हो जाए तो ये सीमा पार गतिविधियों को, इलीगल गतिविधियों को पूर्ण रूप से रोकने में समर्थ हो सकते हैं। हमें पता है 1965 का युद्ध हुआ हो, चाहे 1972 का युद्ध हुआ हो पाकिस्तान के साथ में, बाड़मेर जैसलमेर के सीमावर्ती गांव के जो लोगों ने, बख्तावर सिंह, बाकासर है, बैरू सिंह है, ऐसे कई सारे नाम आते हैं, तग्गाराम चौधरी, ऐसे कई सारे नाम आते हैं, जिन्होंने रात दिन एक करके सैनिकों को जो है वो सप्लाई दी थी,
उन्होंने बिल्कुल पीछे से बैकअप दिया था। पूरी रात उन्होंने अपनी रात क्या काफ़ी दिनों तक ऐसी सेवाएं करी थी। तो उनको फिर यूँ कहिए कि सीमांत प्रहरी है ये लोग, तो इन्होंने एक प्रकार से हमेशा से किया है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना ज़रूरी है और इसी उद्देश्य से वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड शुरू किया गया, पार्ट सेकंड है ये, और राजस्थान भी इसमें शामिल है। इसके अलावा भी ये जितने भी सीमावर्ती, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ये सारे इसमें शामिल हैं। 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता ये पुडुचेरी में आयोजित हुई और राजस्थान की जो बॉयज टीम है उसको फाइनल में तमिलनाडु से हारकर रजत से संतोष करना पड़ा। काफ़ी कड़ा मुकाबला था और बास्केटबॉल आपको पता होगा राजस्थान का राज्य खेल भी है, ठीक है। और इसको है वो यूँ समझ लीजिए कि इसमें हमारी इतनी दक्षता अभी तक है नहीं, लेकिन ऐसे गेम जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये स्कूली शिक्षा का कार्यक्रम है। कक्षा 3वीं से 8वीं तक के जो बच्चे हैं इनको हिंदी भाषा की दक्षता में सुधार करना है, उनको अच्छे से मौखिक रूप से, उनको मौखिक धारा प्रवाह रूप से पढ़ना आए, ऐसे प्रयास करने। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता चल गया है कि राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को हम फेल नहीं कर सकते, नाम नहीं काट सकते, उनको सजा के तौर पे थोड़ा सा मारपीट उनके साथ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में बच्चे सीखने के लिए ज़्यादा इच्छुक है नहीं, क्योंकि भाई बिन प्रीत नहीं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को 8वीं कक्षा तो छोड़ो, बीएड करके जब हमारे पास में स्टूडेंट आते हैं उनमें से भी अधिकतर बच्चों को ठीक से लिखना नहीं आता। जब हम वापस उनकी कॉपी देखते हैं, कई बार जैसे मंच पे पढ़ाते पढ़ाते लिखते हैं, देखते हैं तो देखते हैं उसमें कई जगह गलतियां की, दूसरे को दूसरा लिख ले। हमारे पास चिट्ठी आती है तभी हम देखते हैं शुद्ध रूप से हिंदी लिखनी नहीं आती, न बोलनी आती है। हालांकि छोटी मोटी गलतियां चलती है, हम भी करते हैं, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं हो सकता, लेकिन बड़ी भारी भारी गलतियां करते हैं। सामान्य से शब्द जो है वो उनको लिखने नहीं आते। तो सरकार ने ये राजकीय जो विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, उनमें ये शुरू किया गया है, जो कि 28 अप्रैल से 3 मई तक अभी चला और ये बाद में तारीख बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा शिक्षा विभाग का था तो उस पर ऐड कर लिया। पोषण पखवाड़ा, इसको अपन ने 2-3 बार पहले भी देखा है, इस बार फिर वापस देख लेते हैं। जीवन के पहले 1000 दिन नवजात से लेकर 2 वर्ष तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मतलब पहले 1000 दिन जो होते हैं ना स्टार्टिंग के, वो बड़ा महत्वपूर्ण टाइम होता है बच्चे के लिए। तो इस स्थिति में उसको पोषण की व्यवस्था करवानी है। तो ये पखवाड़ा 8 से लेकर 22 अप्रैल चला और राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। ये राजस्थान प्रथम स्थान पे, अभी तो ये 41 हो गए। जिलों द्वारा इस बार बहुत सारी गतिविधियां की गई। सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ रहा, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। जिलों में भी चूरू सबसे पहले, दूसरे नंबर पे गंगानगर है। तो पोषण सप्ताह पखवाड़ा जो है, इसमें एक्टिविटीज करने के मामले में राजस्थान पहले स्थान पे, राजस्थान में भी चूरू पहले स्थान पे रहा। इसमें सारा आंगनवाड़ी का कार्य रहता है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इस अवसर पर मंगलवार को ये सारे कार्य हुआ था और इसमें ये सारे लोग उपस्थित रहे और यहाँ पर इन्होंने जो है वो सारे डेटा अपलोड करने वगैरह, इन उपलब्धि को इन्होंने वो एक प्रकार से सेलिब्रेट किया है, ठीक है। 20वीं अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, अंडर 20 मतलब 20 साल से कम के लोगों की कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई? कोटा में। और कोटा के अंदर आपको पता है ओम बिरला का बड़ा मस्त सा रोल है और बड़ा अच्छा कद है उनका, तो वहाँ पे ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। राजस्थान ने 1 गोल्ड मेडल जीता और 7 ब्रॉन्ज जीते। अब ये 7 ब्रॉन्ज वाली मत याद हो, गोल्ड किसने जीता? आयुष राठौड़ ने जीता 74 कैटेगरी में, ठीक है। मतलब इनका वेट है जो 74 किलो तक है। हरियाणा 16 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर रहता है। हरियाणा वैसे भी कुश्ती और इनमें बॉक्सिंग में, इनमें आपके सबसे हमेशा रेसलिंग में आगे रहा है। और आखिरी दिन महिला वर्ग में राजस्थान की कविता माड़ी और अंजलि साहू ने भी कांस्य पदक जीता। आयुष राठौड़ ने फ्री स्टाइल में ये जीता। राजस्थान का एकमात्र यूं कहिए कि गोल्ड मेडल रहा यहाँ पे। एक मुश्त समाधान योजना, देखो एक मुश्त को हम इंग्लिश में कहते हैं लमसम। लमसम का मतलब होता है कि आप एक साथ पैसे दे दो और बात खत्म करो। तो जो पुराने जो लोनर है, जिन्होंने पैसे लोन ले रखे हैं मगर वो चुकता नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं, तो उनके लिए ये योजना लेके आए हैं कि एक साथ आप पैसे दे दो, सेटलमेंट कर लेते हैं।
सेटलमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो 30,000 का किसी ने लोन लिया, ब्याज सहित किस्तें विस्तें न भर के उसका लोन हो गया 70,000 का। अब वो 70,000 किसान दे नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट में क्या करते हैं, 70,000 नहीं देते बल्कि एक लिमिट कर देते हैं, भाई मूलधन 30,000 है प्लस 10,000 ऐसे करके 40-45,000 एक साथ दे दो और आपका लोन आपका हम फ्री कर देते हैं। आपका लोन स्कोर भी वापस ठीक हो जाएगा, आप डिफॉल्टर नहीं होंगे। ऐसी योजना है एक मुश्त समाधान योजना। 2025-26 में बजट में घोषणा हुई थी और 25 अप्रैल 2025 को इसका योजना को मंजूरी दे दी गई। ये अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड के ऋणी जितने भी हैं उनको राहत प्रदान करना है। पहले यह चरण 30 सितंबर चलेगा, दूसरे में ये दिसंबर तक चरण चलेगा। इसमें किसानों को डिफॉल्ट होने से भी बचाना है और जिन संस्थाओं ने ऋण दिए हैं उन संस्थाओं को आपके एक प्रकार से उनकी वित्तीय हालात वापस ठीक करना होता है, क्योंकि डिफॉल्टर अगर हो गए तो पैसे बिल्कुल चले, बैंक को तो नुकसान हुआ ही हुआ। किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं, उनकी लोन स्कोर खराब हो जाता है। अब लोन स्कोर खराब होने के बाद उनको वापस दूसरा कोई बैंक लोन नहीं देता, कुर्की जैसी व्यवस्थाएं भी हो जाती है कई बार। तो इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई है एकमुश्त। सरकार ऐसे समय समय पे करती रहती है योजनाएं। राजस्थान सरकार ने पंच गौरव योजना, इसको अपने 3 क्लासेज में एक बार पढ़ लिया है, प्रभावी रहेगी। ये लागू कर दी गई है और अब 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। चित्तौड़ के अंदर मार्बल और ग्रेनाइट को एक प्रकार से एक प्रोडक्ट का दर्जा दिया है, ये थोड़ा देख लेना। ये इसको अपन ने कई बार देखा है, इसको अब फ्लैगशिप योजना में भी इसको शामिल कर लिया गया है। हाँ, ये न्यूज़ मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये अखबार की न्यूज़ है लेकिन आपको नहीं दिखेगी, आप बाद में जूम करके देख लेना, इसको अगले स्लाइड में हम समझेंगे, मगर अभी थोड़ा सा इसको समझ लो आप। ये अरावली पर्वतमाला है जो आपको पता है कि राजस्थान और गुजरात में मोटा मोटा हिस्सा है इसका, और दिल्ली तक, जो दिल्ली का अपना राष्ट्रपति भवन है, यहाँ तक अरावली का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो हरियाणा का भी बीच में छोटा सा जिला क्षेत्र आ जाता है। अब जलवायु परिवर्तन कंटिन्यू हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, साथ में आपने देखा कि थार के मरुस्थल का भी पूर्वी विस्तार हो रहा है। मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल की डेफिनेशन ज्योग्राफी में ये आती है कि जहाँ पर 15-20 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो औसतन, अगर ये 20-30 साल तक कंटिन्यू चलता है तो उसे हम मरुस्थल बोलते हैं। मरुस्थल की डेफिनेशन वर्षा के बेस पे तय होती है, ठीक है ना। अगर ये वर्षा गर्म क्षेत्रों में ऐसी है तो गर्म मरुस्थल, ठंडे क्षेत्रों में तो ठंडा मरुस्थल, जैसे लेह लद्दाख ठंडा मरुस्थल है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव ठंडे मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पथरीला मरुस्थल है। तो मरुस्थल का विस्तार होने का मतलब ये होता है कि नए क्षेत्रों के अंदर बारिश, औसत बारिश कम होते जाना, और ये कब होता है? पेड़ पौधों की कटाई वगैरह, इन सारी चीज़ों से ये चीज़ें होती है। तो सरकार एक ग्रीन बेल्ट योजना लेके आ रही है, ग्रीन वॉल सॉरी। इसमें क्या होगा कि अरावली जो है हमारा, अरावली जो कि गुजरात से लेके और रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक विस्तृत हैं, इस पूरे अरावली को ग्रीन वॉल बनाया जाएगा, एक हरी दीवार के रूप में इसको खड़ा किया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि मरुस्थल का पूरी विस्तार नहीं हो, मरुस्थलीकरण नहीं हो, और साथ में आपके जो भूजल स्तर का गिर रहा है वो समस्या नहीं हो, पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया। ये लगभग आपके 250 करोड़ के आसपास की योजना है, और पर्वतमाला का 5 किलोमीटर का बफर क्षेत्र पूरा हरा भरा होगा आसपास, ठीक है, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो इसमें ज़रूरी क्यों है? तो वापस मैंने कहा, एक तो प्रदूषण कम करना है, ठीक है, प्रदूषण कम करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकना है। इसके साथ साथ में आपके जो भूजल स्तर है उसको ठीक करना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करना है। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। पेड़ पौधों के जितने भी फायदे होते हैं वो सारे फायदे यहाँ पे आ जाते हैं। ये किसकी तर्ज पे किया जा रहा है? ऐसा अफ्रीका के अंदर 2007 के अंदर 8,000 किलोमीटर के एरिया में एक, आपको पता होगा कि जो एटलस पर्वतमाला अफ्रीका की, उसके सहारे अफ्रीका का जो नॉर्थ हिस्सा है उसमें किया गया था, जो कि इरिट्रिया से लेके, सूडान से लेके, नाइजर से लेके, मोरक्को के तक आपके पूरा का पूरा हिस्सा है वो फैला था, सेनेगल तक आता था।
तो अफ्रीका के इस तर्ज पर यह कार्य किया गया है। अब अरावली की ये पूरी महान दीवार बनाई जाएगी जो लगभग 1400 किलोमीटर होगी। ये अब ये 1400 किलोमीटर होगी और इसके आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में पौधे लगाए जाएंगे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के इसमें 19 जिले आ जाएंगे। कितने? 19 जिले राजस्थान के आ जाएंगे। आपके अजमेर, भरतपुर, नागौर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, ये सारे जिले इसमें आते हैं। हरियाणा के 5 जिले हैं और गुजरात के आपके 4 जिले इसमें आ जाएंगे। 75 लाख और 17 लाख लगभग पौधे हैं वो इस समय लगेंगे और ये सारा का सारा कार्य होगा। अब इसके अलावा आपके अनुमानित व्यय भी बताया इसमें 15,500 करोड़ के आसपास का व्यय होगा इसमें। और ये सारा का सारा पॉइंट जो है यहाँ से लेके और ये 6 नंबर ये पूरा का पूरा क्षेत्र है वो किया जाएगा, ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। ठीक है, ये पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इससे आप आईपीएल वालों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि आईपीएल के अंदर इस बार आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी बॉल फेंकता है और अगर डॉट बॉल चली जाती है, डॉट मतलब खाली बॉल चली जाती है, तो आप देखना नीचे डॉट बॉल के 0 के स्थान पे एक पौधा आता है। रन ले लिया तो 1 रन ले लिया तो 1 आता है, 6 रन लिए तो 6 आता है, विकेट लिया तो W आता है, वाइड बॉल है तो WD आता है, लेग बाई का रन है तो LB आता है, और अगर बॉल डॉट चली गई, फेयर डिलीवरी है, तो पेड़ पौधा आता है। इसका मतलब ये होता है कि पूरे आईपीएल में जितनी भी फेयर डिलीवरी जाएगी उससे कुछ गुना ज़्यादा, 5 गुना या 10 गुना पौधे लगाए जाएंगे। ये एक आईपीएल का नया इनिशिएटिव है। तो अभी आपने आईपीएल मैच देखो तो आप स्कोर कार्ड देखोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि आईपीएल की हर फेयर डिलीवरी कम से कम 1 पौधा लगाएगी। तो जैसे 1000 फेयर डिलीवरी चली गई तो 1000 गुना 10 कर दो आप या 5 कर दो तो 10,000 या 5,000 पौधे लगाए जाएंगे। तो उनसे भी इनसे संपर्क किया जा सकता है, एनजीओ से किया जा सकता है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे लगा सकती है, हरियाणा और राजस्थान के तहत करवा सकती है। मतलब बात ये है कि ये कार्य किया जाएगा और ये बहुत अच्छी योजना है। अगर अरावली पर्वतमाला को वनों से वापस अगर किया जाता है तो राजस्थान के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि राजस्थान को तो ये ठीक 2 भागों में बीच में से होकर काटती है। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा इसमें और देख सकते हैं। अरावली ग्रीन वॉल के लिए राजस्थान के 19 जिलों में विस्तार है और 250 करोड़ का अलग से बजट राजस्थान सरकार ने अलग से दिया है। अगर ये ठीक तरीके से काम करती है तो राजस्थान के 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल कर दिया जाएगा। राजस्थान में लगभग राजस्थान सहित गुजरात से दिल्ली तक पूरा 1400 किलोमीटर में ये पूरी दीवार विकसित हो जाएगी और इसके ये सारे फायदे हो जाएंगे। और ये अफ्रीका की तर्ज पे किया जा रहा है। बाकी न्यूज़ आप पढ़ लेना, अफ्रीका की तर्ज पे किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी एक योजना है जिसको आप बढ़िया पढ़ लेना। तो ये थी अरावली ग्रीन वॉल योजना। अब है कृष्णागमन पथ। कृष्णागमन पथ क्या है? मथुरा का मंदिर जो है कृष्ण भगवान का, वहां से लेके और मध्य प्रदेश के उज्जैन तक ये पूरा रास्ता बनाया गया, जिसमें राजस्थान के 8 मंदिर शामिल हो जाते हैं। टोटल 6 जिलों से होकर ये रास्ता गुजरेगा। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर और राजस्थान के मध्य प्रदेश के उज्जैन तक ये कृष्ण गमन पथ बनाया है। ठीक है, इसमें 800 किलोमीटर लगभग लंबाई होगी, जिसमें से 500 किलोमीटर का रूट राजस्थान से होकर गुजरेगा और राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें राजस्थान के 8 मंदिर होंगे। बिहारी जी मंदिर भरतपुर, बयाना का बाड़ा का कैलो देवी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर कैमरी, मदन मोहन मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, केशवराय मंदिर, मथुरा देश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, झालरापाटन। इस तरह से ये 8 मंदिर राजस्थान के कृष्ण गमन पथ पे आते हैं। इनके 2 टाइप से प्रश्न आ सकते हैं। इनको सम्मिलित करो में भी आ सकता है और साथ में ये योजना में राजस्थान के कितने जिले हैं वगैरह वगैरह इस टाइप से प्रश्न आ सकता है। तो इनके जिले भी याद रखना, किसमें है कैसा है ये देख लेना एक बार आप। राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदलकर अब अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया है। तो ये कुछ नाम बदले, और भी कई सारे नाम बदले हैं और भजनलाल गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे नाम बदले हैं। उनकी लिस्ट भी अपन एक साथ में लेके आए हैं। जो पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी अब उसका नाम आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। इंदिरा राष्ट्रीय योजना का नाम अन्नपूर्णा योजना कर दिया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया है। राजीव गांधी एक्सीलेंट अवार्ड का नाम स्वामी विवेकानंद एक्सीलेंस अवार्ड कर दिया है। राजीव गांधी जल स्वावलंबन का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कर दिया है। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कर दिया है। इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी कर दिया है। IM शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया है। इसके साथ ही 7 में से महिला बाल अधिकारिता ने भी 7 में से 3 योजनाओं के नाम बदले हैं। तो ये सारे नाम बदले हुए, इस सरकार ने नई योजनाएं भी काफी लाई है और पुरानी योजनाओं के नाम भी बड़े पैमाने पे बदले हैं इन्होंने। ये एक्सपेक्टेड है, हर सरकारी बदलती है, बस विद्यार्थी के ऊपर एक भार बढ़ जाता है बिना ये सारा चीजें याद करने का। बाबूलाल मोराटिया, ये प्रसिद्ध चित्रकार और शिल्प गुरु हैं और इनको भारत सरकार ने अभी वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 मई को इसका आयोजन किया गया। ये अखबार में खबर आई थी पूरी इसकी। वासुदेव देवनानी ने ये 36 फीट ऊंची और 18 पन्नों की पुस्तक खवगाराय शिरोमणि का विमोचन किया। ये इतनी बड़ी पुस्तक है और देवनानी जी ने देवनानी जी अजमेर की है। तो पंच कल्याणम महोत्सव था और उसमें खवगाराय शिरोमणि का विमोचन किया गया। एक स्रोत के अनुसार ये 35 फीट ऊंची है और 24 फीट चौड़ी पुस्तक है और एक जगह 36 फीट ऊंची बताई जा रही है। और ठीक है, देवनानी ने इस अवसर पर तीर्थ क्षेत्र में 108 फीट ऊंचा जैन ध्वज भी फहराने का उल्लेख किया है। तो ये पुस्तक अहिंसा के प्रचार और जैन धर्म के सिद्धांतों पर है पूरी की पूरी। नाम से पता चल रहा है, खवगाराय शिरोमणि, पंच कल्याणक, ये सारा जैन धर्म से रिलेटेड है। इसमें कोई बहुत अधिक पेज भी नहीं है, 18 पेज ही है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिखते नहीं रहते हैं, काउंट तो नहीं हो पा रहा, मगर है इसमें 18 पेज ही है। ये पुस्तक 18 पेज की है। ये पुस्तक राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन पर आधारित है। पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार समारोह। पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति बीकानेर की वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर कृष्णाचार्य को दिया गया। यह पुरस्कार उनके राजस्थानी कहानी संग्रह तिणकारी भीत, तिण के मतलब क्या होते हैं, तिणकारी भीत, तिण के मतलब आप कह सकते हो कि जो वनस्पति होती है हमारी, वनस्पति सूख जाने के बाद में उसके जो पतले से वनस्पति के जो पतले से डंडे होते हैं या पतली सी लकड़ियाँ होती है बहुत छोटी छोटी, उसको तिनके बोलते हैं। जैसे झाड़ू है तो झाड़ू के अंदर भी आपको पता है वनस्पति की पतले पतले तिनके डाले जाते हैं, उन तिनकारी भीत। तो उन तिनकों को मिला के भीत यानी दीवार बनाई। तो ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, तिनकारी भीत के लिए दिया गया। और 26 अप्रैल 2025 को बीकानेर के होटल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर कप्तान बोरावड़ को आंगनेरी आस के लिए भी ये पुरस्कार है वो दिया गया था। तो कई कैटेगरीज में होता है, एक कैटेगरी ये भी, आंगनेरी आस। आंगने की मतलब आंगन की, आंगनेरी उम्मीद आप कह सकते हो। ये किसने लिखा है? कप्तान बोरावड़ ने। बोरावड़, ठीक है। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट, वापस वही बात आ गई, ये रिपीट कैसे हो गया? राजस्थान को एक गोल्ड मिला 74 में, ये घटना रिपीट हो गई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। राज्य स्तरीय सहकारी समिति 30 अप्रैल 2025 को गठन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित हुआ 2025, ये बात आप लिख लेना। और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। ये लाइन याद रख लेना आप कि यूएनओ ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? सहकारिता वर्ष। सहकारिता मतलब होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सब मिलकर एक दूसरे के लिए काम करना, एक सब के लिए, सब एक के लिए की भावना जो होती है उससे हम कोऑपरेटिव कहते हैं। एक सब के लिए और सब एक के लिए। ये जो भावना होती है उसको हम सहकारिता कहते हैं, ठीक है।
स्मार्ट सिटी योजना जून 2015 से 31 मार्च 2015 तक चली। अब इसका आगे विस्तार नहीं हुआ। 4 शहर राजस्थान के शामिल थे, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा। और उदयपुर देश में दूसरी और प्रदेश में पहली रैंक पे रहा। कोटा देश में 14वीं और प्रदेश में दूसरी। जयपुर देश में 29वीं और प्रदेश में तीसरी रैंक पे रहा। ठीक है। ये मुख्यमंत्री स्पोर्ट पर्सन बीमा योजना 2024 राज्य क्रीड़ा परिषद ने इसका द्वारा संचालन किया गया। और 60 वर्ष से कम उम्र के जो राजस्थान के मूल निवासी खिलाड़ी है और जिन्होंने पदक जीते हैं, उनको 25 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो 25 लाख रुपए उनके परिवार को या उनको मिल जाते हैं। कल्चरल डायरी कार्यक्रम ये हुआ था अभी उदयपुर के अंदर, और इसमें विभिन्न सारे राज्य के विभिन्न सारे कलाकारों ने भाग लिया था। लोक नृत्य हुए थे। ये बहुत सारे लोक नृत्यों के नाम, इसमें कोई खबर कुछ लिखने जैसा कुछ है नहीं, बस ठीक है, एक अच्छी इंपोर्टेंट थी तो मैंने डाल दी इसमें। बच्चे दो ही अच्छे अभियान, इसमें हनुमानगढ़ टॉप पे रहा। यहाँ 4189 नसबंदी के टारगेट थे और 5089 नसबंदी करी। दूसरे नंबर पे झालावाड़ रहा है और तीसरे नंबर प्रदेश स्तर पर आपके कुल लक्ष्य जो था वो 1,83,000 का था और 1,11,000 किया गया, मतलब 61% जो है वो नसबंदी हुई। तो ये नसबंदी अभियान था। ये दो खिलाड़ी जो इन दिनों चर्चा में रहे, मुकेश चौधरी जिसको वुशु के अंदर गोल्ड मेडल मिला, जयपुर के राजस्थान पुलिस में एसआई है, इंस्पेक्टर है। इन्होंने नेशनल गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल जीता है, इनको गोल्डन बॉय भी कहते हैं। और अभी चीन में होने वाले विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुकेश को महाराणा प्रताप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अवनी लेखरा, इनके बारे में तो जितना कहें उतना कम है। और अभी बीबीसी इंडिया पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इनको दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा उड़ान योजना की इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 2024 की स्त्री शक्ति सम्मान भी दिया गया। 22 में पद्मश्री, 21 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न भी दिया। पेरिस पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो में इन्होंने 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, 50 मीटर में कांस्य पदक जीता। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां अवनी लेखरा के नाम पे हैं। ईसरदा बांध आया हुआ है कहाँ पे, तो आप कहोगे कि ईसरदा बांध है टोंक के अंदर उनियारा में। ये मध्यम स्तर की परियोजनाएं हैं और इसका 90% तक काम लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है। 90% तक काम इनका पूरा हो चुका है। गेटों का कार्य भी पूरा हो चुका है। जैसे ये कार्य पूरा हो जाएगा तो दौसा और सवाई माधोपुर तक इसकी सप्लाई मिलेगी। दौसा को भी सप्लाई मिलेगी और सवाई माधोपुर को भी इसकी सप्लाई मिलेगी। सवाई माधोपुर के दौसा के 1079 गांव और 5 शहरों को फायदा मिलेगा इसका। बिसलपुर बांध के अधिशेष पानी को भी इसमें है वो रखाया जाएगा। जैसे बिसलपुर में अगर पानी बढ़ जाता है तो इसमें पानी है वो उसका डाल दिया जाएगा, ईसरदा में डाल दिया जाएगा। तो बांध निर्माण का ये पूरी है, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं। ये चीजें याद रखना कि ईसरदा बांध है कहाँ पे। तो ईसरदा बांध बिसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में बनेटा गांव के पास बनास नदी पे बनाया गया है। ठीक है। कौन सी नदी पे? बनास नदी पे। और अगर बिसलपुर का सरप्लस जल यहीं पे आएगा। बिसलपुर अगर पूरा भर जाता है तो उसका पानी कहाँ भेजा जाएगा? ईसरदा बांध में डाल दिया जाएगा। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, हर बार ही होता है 7 अप्रैल को। और थीम क्या थी? स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। इसमें निरामय राजस्थान अभियान शुरू किया गया 7 अप्रैल को। निरामय अभियान के अंदर ये निरोगी राजस्थान की बात की गई है और ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित हुआ था। बाकी इसके अलावा मिशन लिवर स्माइल कार्यक्रम इस समय शुरू किया गया। ईट राइट राजस्थान अभियान, अच्छा खाइए, सही खाइए, जंक फूड से बचिए और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दीजिए। ये 4 प्रोग्राम इस समय शुरू किए गए
विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पे। इनमें एक तो था निरामय राजस्थान। निरामय राजस्थान में क्या था, सिंपल सा पॉइंट है, इसमें स्वास्थ्य योजनाओं और स्वास्थ्य के प्रति है वो एक प्रकार से लोगों को जागरूक करना और जिम्मेदार करना। दूसरा था ईट राइट राजस्थान और मिशन लीवर का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो ये तो न्यूज़ थी। ये दोनों अभियान शुरू किए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन, इतना याद कर लेना। मिशन मधुहरी, मधु का मतलब होता है मीठा, और मीठे से कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है। तो टाइप 1 की जो डायबिटीज है उसकी देखभाल के लिए भारत का पहला कार्यक्रम है मिशन मधुहरी। ये भी इसी दिन शुरू किया गया और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाया जा रहा है। जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर सहित 12 जिलों के अस्पतालों में इसको शुरू किया जा चुका है और धीरे धीरे इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। मिशन मधुहरी, तो ध्यान रखना मिशन मधुहरी का संबंध डायबिटीज से है। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत, वो सेम बात है वापस, जिन लोगों के लोन लिए हुए हैं और वो चुका नहीं पा रहे हैं तो उनको राहत देने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया है और इसमें 200 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने दिया है और सरकार इसके अवधि पार ऋण सदस्यों की मुख्य धारा में वापस लाना और राहत देने के लिए योजना शुरू की गई है। ये बजट में इसकी व्यवस्था की गई थी कि जिनके भी लोन का टाइमिंग जा चुका है देने में और वो डिफॉल्टर ना हो और बैंकों को भी नुकसान ना हो, इस हेतु इन योजनाओं के द्वारा वो सेटलमेंट का काम करेंगे। ठीक है, ये खबर है पोखरण के अंदर जो सौर ऊर्जा का, पोखरण में सौर ऊर्जा का पार्क बनाया गया है। ठीक है, उस पे खबर है जो कि 1.3 GWP गीगावाट का प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा और सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। पोखरण कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर, उसका अभी यूं कहिए कि उद्घाटन किया गया। और बाकी अगर आप देखोगे तो सौर ऊर्जा आज की तारीख में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और राजस्थान सौर ऊर्जा के इस मामले में अभी क्षमताओं के मामले में शीर्ष पर है। क्षमता का मतलब ये होता है कि राजस्थान के अंदर पोटेंशियल खूब है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों का। अगर यहाँ पे फुल फ्लेश काम किया जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके देश का सबसे अधिक सौर ऊर्जा यहाँ हो सकती है। तो राजस्थान अभी है वो एक प्रकार से प्रथम स्थान पे है पोटेंशियल के मामले में। उत्पादन इतना नहीं हो रहा है अभी राजस्थान में। पोखरण में सौर ऊर्जा का जब काम शुरू हुआ तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने काफी विरोध किया था कि यहाँ पे खेजड़ियों को काटा जा रहा है सौर प्लांट के चक्कर में, यहाँ की जो मरुस्थल की बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म की जा रही है पूरी की पूरी। उसको लेके अभी भी यहाँ पे विरोध चल रहे, कई जगह काम ठप भी है यहाँ पे। ये पोषण पखवाड़ा तो वापस आ गया। ठीक है, राजस्थान ने पोषण पखवाड़ा, राजस्थान और बाद में राजस्थान में भी शुरू रहा, वैसे तो अपन ने बता ही दिया ये रिपीट हो गई, मैं कटा देता हूँ इसको। घुमंतु जाति के बच्चों के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, चल विद्यालय योजना। ये स्कूल शिक्षा के काम की है। वनस्पति बीज बैंक, 22 तारीख को होता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, और ये हुआ कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में। दुर्गापुरा है ये, कहाँ पे हुआ, दुर्गापुरा में। और मदन दिलावर ने इस समय 150 पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक स्थापित किया गया। सम्मान भीलवाड़ा के भंवरलाल खट्टिक को चारागाह भूमि विकास के लिए सम्मानित भी किया गया। चारागाह भूमि विकास का क्षेत्र कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में चारागाह विकास के लिए विशेष प्रयास किए गए। तो वनस्पति बीज बैंक राज्य भर के 150 पंचायतों में स्थापित की जाएंगी। इसकी घोषणा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के दिन की गई थी। गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये वो होते हैं जो आपके रेडी वाले, ठेले वाले हैं, उनको जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिनके यहाँ पे संगठन के नियमों के अनुसार काम नहीं होता, उनके विकास के लिए 350 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस बार जो समीक्षा हुई तो राजस्थान की जो रेवेन्यू है ये पिछले साल की तुलना में 12.5% की इसमें उल्लेखनीय ग्रोथ है वो देखी गई थी। ठीक है, अभी बीच में सरकार ने जितने प्रयास किए जीएसटी कलेक्शन को लेके हो, चाहे वो आपके राजस्थान के अंदर इन्वेस्टर्स को लगातार आकर्षित करने के प्रयास हो, तो 2023-24 में 4800 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। तो इस बार 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि है वो राजस्व में भी है। ठीक है,
ये वृद्धि इस समय यहाँ पे की गई है। तो ये सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो हम लोगों ने प्रयास किए उसी प्रयास का ये परिणाम है। अलवर में ई गुरुकुल बना, ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको कि ई गुरुकुल अलवर के अंदर स्वामी विवेकानंद स्मारक पर इसका लोकार्पण हुआ और यहाँ पे 2 ज्ञान वाहन ई लाइब्रेरी भी बनाई गई है और सांसद निधि से ये सारा कार्य हुआ है। आशा ऐप, ये आशा सोसाइटी का ऐप है। मरीजों को घर बैठे सही इलाज के मार्गदर्शन के लिए ये ऐप बनाया गया है और इसको आप इतना याद रखना, आशा ऐप का संबंध किससे है? मरीजों को घर बैठे इलाज के लिए मार्गदर्शन देना है। मेडिकल एडवाइस कह सकते हो, मेडिकल जो आपके यूँ कहिए कि किसी को इंक्वायरीज होती है मेडिकल से रिलेटेड, तो हम एप्लीकेशन से सीधी प्राप्त कर लेते हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसको अपन ने पहले भी पढ़ा है, वापस मैं पढ़ा देता हूँ कि शहरी क्षेत्र और कस्बों में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी वाले, ठेले वाले वगैरह, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके उत्थान के लिए 16 दिसंबर 2024 को ये योजना शुरू की गई थी। इनको क्या किया जाएगा? 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें प्रक्रिया शुल्क वगैरह साथ होगी। इनको किसी भी प्रकार की लोन की गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। इसमें कौन कौन शामिल है? ये सारे लोग शामिल हैं, ठीक है। ये सारे केयर वर्कर है, सफाई कर्मी है, घरेलू श्रमिक है। और आजकल वैसे 80,000 में होता कुछ नहीं है, फिर भी एक बहुत गरीब व्यक्ति जिसको बहुत अधिक ज़रूरत हो उसके लिए 80,000 का आंकड़ा भी ठीक है। मगर दिक्कत क्या है? फॉर्मेलिटीज इतनी होती है कि व्यक्ति बैंक जाने से बचता है और वो साहूकार के पास में जाता है और साहूकार लोग 20-30% से कम नहीं देते। 3 से 4 की मिति कम से कम लेते हैं। 4 की मिति का मतलब होता है 48% में मिलता है और वो बेचारा रेडी वाला उसको लोन कभी भर नहीं पाता और कई बार तो सुसाइड कर जाते हैं ऋण जाल में फंसने के बाद। ऐसे लोगों के लिए स्वनिधि योजना गवर्नमेंट लेके आई है। ये एक मुश्त समाधान योजना, ये वापस सेम वही योजना है जो मैंने कहा, ब्याज बिल्कुल फ्री रहेगा। इसमें जो मूलधन है वो दे दो और आप बच जाओगे, लमसम आप चुका दो। और जो किसान हैं 25 अप्रैल तक योजना को मंजूरी मिली है और 30 सितंबर तक जिनका भी लोन बाकी है इस विभाग से लिया हुआ, वो अपना ऋण देके खाली उनको मूलधन ही देना है, ब्याज नहीं देना, और वो इस लोन से बाहर आ सकता है। ये ठीक न्यूज़ है। 1 मई 2025 से बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक अब राजस्थान ग्रामीण बैंक के नाम से जानी जाएगी। नाम बदल दिया है इनका, विलय हो गया है, मर्ज हो गया है और अब इसको क्या कहेंगे? आरजीबी कहेंगे। और इन दोनों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रायोजित करती है, ठीक है। तो अब इनका नाम चेंज हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये दोनों मिल गए हैं और राजस्थान ग्रामीण बैंक बन गया है, ठीक है। ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट जो है वो 70s का है, जिसमें गांधी जी के आदर्शों पे था। इसमें यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना। जो बड़े शहरों के जो बड़े कॉमर्शियल बैंक है वो फैसिलिटीज गांव तक ले जाना और उन लोगों को मिलना जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है। और इसमें ग्रामीण और शहरी, जो बड़े वाणिज्यिक क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों का मिक्सर करके काम करना था। तो इसमें हर एक बैंक को प्रायोजित किया गया। जैसे इसमें स्पॉन्सर एसबीआई है तो एसबीआई का पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ है। इस प्रकार से आरजीबी काम करते हैं, ठीक है। हालांकि बड़ा कंसेप्ट है आरजीबी। अमेरिकन उपराष्ट्रपति की अभी जयपुर यात्रा हुई थी, 21 से 24 अप्रैल 4 दिन की जयपुर यात्रा पे रहे थे और ये रामबाग पैलेस होटल में ठहरे थे यहाँ पे, ठीक है। रिपब्लिक पार्टी के जेंडी वेंस का नाम है। और जब पुलवामा का हमला हुआ था, पुलवामा में जो निर्मम तरीके से वहाँ पे पहलगांव के अंदर जो टूरिस्ट को मारा गया आतंकवादियों के द्वारा, 26 टूरिस्ट को, उस समय ये जयपुर में ही थे, ठीक है। जेंडी वेंस, इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था वहाँ जाके। यमुना जल समझौते के क्रियान्वयन के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बनेगी, ठीक है। और शेखावटी अंचल तक यमुना जल को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि यमुना का पानी जो है वो शेखावटी तक पहुंचे, ठीक है। तो ये सीकर, चूरू, झुंझुनू तक पानी पहुंचाने का
प्रयास है। यमुना जल समझौते में राजस्थान 1994 में ऐड हुआ था, 1994 के अंदर, और 30 सालों से आपस में गतिरोध बने हुए हैं जो तक अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि इस गतिरोध को दूर करके यमुना का पानी जो है वो शेखावाटी तक पहुंचाया जाए। वापस वही बात है, ये उसी की खबर थी जिसको आगे शॉर्ट किया गया था। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर संबल योजना शुरू की गई है। जिन गांवों में 50% से अधिक एससी हैं वहां ये योजना काम करेगी। इस योजना के माध्यम से एससी बाहुल्य गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और विकास कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। 250 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए दिया गया है। राजस्थान पुलिस उत्कृष्ट सेवा के लिए सेवा पदक मिलेंगे, ये कोई बहुत अधिक बड़ी खबर नहीं है। 12 जिले में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया गया। प्लास्टिक मुक्त बनाने के दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है वो माना जाता है, और 3 रुपए में एक बर्तन का सेट है वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो 12 जिले में बर्तन बैंक बनाने की बात की गई। सक्षम जयपुर, सक्षम जयपुर के अंदर क्या करना है, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर इन्होंने 10 डिजिटल बोर्ड जो अभी अपन इसमें जो पढ़ रहे हैं ये डिजिटल बोर्ड है, इस प्रकार के डिजिटल बोर्ड दिए गए और कोशिश की जाएगी कि आगे ई टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा दिया जाए और विद्यालयों को अत्याधुनिक बनाया जाए। इस हेतु सक्षम जयपुर अभियान शुरू किया गया। पहले जयपुर तक रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे पूरे राज्य में इसको आगे ले जाया जाएगा। ठीक है, ये आपनो स्वास्थ्य राजस्थान योजना, तो इसको अपन ने पहले भी देखा है एक बार। इसमें आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना स्वास्थ्य सुधार की एक नवाचारपूर्ण एक पहल है, और इसके अंतर्गत यही डायबिटीज मिशन मधुहरी वगैरह ये सारी बातें सेम आ जाती है। टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी, अपैरल का मतलब रेडीमेड कपड़ा, तो सरकार ने 2025 की ये नीति लेके आई, और आपको पता है कि राजस्थान के अंदर कपड़े की एक अच्छा मार्केट है, अच्छी संभावना है यहाँ पे, भीलवाड़ा, बालोतरा, जोधपुर, जयपुर, सब जगह से। तो उसके लिए पॉलिसी लेके आए और प्रयास किया जा रहा है कि इस पॉलिसी के जरिए कपड़ा उत्पादन को बढ़ाया जाए और कपड़ा एक्सपोर्ट किया जाए अधिक से अधिक। तो राजस्थान से कपड़ा एक्सपोर्ट की संभावना अधिक है, इस हेतु ये पॉलिसी लेके आए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, एग्री स्टेक के तहत जो फार्मर आईडी दी जा रही है उसमें राजस्थान में सबसे अधिक फार्मर आईडी वितरित की जा चुकी है। और राजस्थान साहित्य अकादमी ने 51 पांडुलिपि पर आर्थिक सहायता दिया है। परिवार कल्याण योजना में हनुमानगढ़ प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। और अजमेर के अंदर तबीजी व हाथीखेड़ा वेटलैंड के रूप में विकसित किए गए आर्द्रभूमि क्षेत्र। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता 23वीं कुमार नरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में मोहिनी सिंह जादौन ने 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। और गिग वर्कर के 350 करोड़ की बात हमने कह दी। ठीक है, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन वगैरह रहेगा तो आप इस पे मैसेज डाल देना, हम अगली क्लास में उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रयास था कि अप्रैल का मेन करंट उसमें कवर कर लिया जाए। अब अगली जो क्लास होगी 15 मई के आसपास, 15-16 मई के आसपास, उस कक्षा में हमने जो पीछे 8 कक्षाएं ली, 8वीं ये और 7 पहले, उसका एक बढ़िया टेस्ट लिया जाएगा, उसको अपन यहाँ पे अभ्यास करेंगे वीडियो के जरिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से करंट पढ़ते रहिए। मैं मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ और आप इसको प्रयासों की सराहना ही कीजिए, है ना, क्योंकि कोई भी प्रयास करता है तो मुझे लगता है उसको सराहना करनी चाहिए ताकि उनको भी अच्छा लगे और हम भी काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।